अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, बायोकेमिस्ट्री। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने लिपिड को डीपली डिस्कस किया था, उसकी सोर्सेस, उसकी यूजेस और तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड है तो यानी कि सेल के अंदर होगा या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पे अगर आपकी डेफिनेशन के ऊपर लिखें तो न्यूक्लिक एसिड मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है, अगर मेनली हम बात करें तो वो कहाँ मौजूद होता है, हमारा जो सेल है, लिविंग बॉडी का जो सेल मौजूद होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है। ये अब अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होगा, क्योंकि आगे जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो इसके ऊपर डीपली डिस्कस है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के कौन कौन से हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसके जनरली इसके जो एलिमेंट्स की बात करें, किन किन एलिमेंट से मिलकर ये बनता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वेरी रेयरली बात करें तो हम फास्फोरस से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास अगर सिंपली अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक बायोपॉलीमर है। पॉलीमर के बारे में इससे पहले भी हम हर वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं कि पॉलीमर हमारे पास क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जिसमें छोटे छोटे हिस्से जुड़कर हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द बायोमॉलिक्यूल, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारे पास क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल है which are formed by polymerization। पॉलीमराइजेशन उसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स। अच्छा, जैसे कि हमने ये देखा था कि प्रोटीन के जो हमारे पास मोनोमर्स थे वो अमाइनो एसिड थे, लिपिड के जो पॉलीमर थे वो हमारे पास फैटी एसिड थे। इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स को देखें तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और वही हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड। जब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स जिनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, आपस में जुड़ते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। एंड प्रोडक्ट में जो चीज हमारे पास हासिल होती है वो हासिल होती है न्यूक्लिक एसिड, या फिर उसको बायोपॉलीमर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो तो एक मोनोमर है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। तो एक न्यूक्लिक एसिड जो है बनता कैसे है, मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, तीन चीजें हैं हमारे पास जिससे मिलकर जो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास मौजूद है पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा रीड आउट करके आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, जिसमें 5 कार्बन हो। अब इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हो सकती हैं, डीऑक्सी राइबो शुगर हो सकता है हमारे पास, डीऑक्सी राइबो शुगर एंड राइबोस शुगर मौजूद होगा। ठीक है, अब ये 2 किस्म के शुगर हमारे पास मौजूद होंगे, दोनों के अंदर 5-5 कार्बन होंगे, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, पेंटोस शुगर सबसे पहला तो पेंटोस शुगर हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास जुड़ा हुआ होगा, किसके साथ, एक न्यूक्लियोटाइड के साथ। ठीक है, PO4 जिसका फॉर्मूला होता है। लास्ट और थर्ड चीज जो हमारे पास है वो होती है नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, हमारे पास मौजूद होती है एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। अब इससे आगे आप हम देखेंगे कि
न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स क्या होती है? तो न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती है, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए है, डीएनए ये जो हमारे पास चार एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये जो चार जो है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। किसके? हमारे डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इनके अंदर ही जीन मौजूद होता है, जिसके अंदर तमाम के तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बेसिकली अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या करता है? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है किस तक? बच्चों तक, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाती है। ये जो हमारी खसूसियात है, हमारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे बच्चों पेरेंट्स से बच्चों में जा रही होती है, ये न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर स्टोर हुई भी होती है कि किसी भी हमारा कलर कैसा होगा, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारी हाइट कैसी होगी, इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती है, जो कि स्टोर भी होती है और पेरेंट्स से बच्चों तक जाती भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस चार है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसके बाद अगर हम टाइप्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं किसकी? न्यूक्लिक एसिड की। पहला है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम किससे? डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए के नाम से आपने लाइफ में कभी ना कभी डीएनए का नाम लाजमी सुना होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आप बखूबी इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। और दूसरा हमारे पास है आरएनए। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए के नाम से भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक में से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और 6 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोस शुगर फाउंड इन डीएनए, डीएनए के अंदर हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। जैसे 5 कार्बन वाला शुगर हम कहते हैं पेंटोस शुगर, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो हम पिछली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 कार्बन वाला डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, और अगर सेकंड पॉइंट के अगर हम देखें तो वॉटसन एंड क्रिक्स आइडेंटिफाई इट इन 1953। 1953 के अंदर या 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक्स नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दरियाफ्त किया था कि डीएनए नामी भी एक चीज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है और इनका नाम एज ए मतलब आइडेंटिफाई करने में जाना जाता है। ठीक है, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से दो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं। जैसे टॉफी का रैपर हम आपस में क्या कर देते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो दो हेलिक्स है हमारे पास, हेलिक्स किसको कहा जाता है? इस स्ट्रक्चर को हम हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, जो दो हेलिक्स हमारे पास आपस में क्या हुए? आपस में ट्विस्ट हुए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हेलिक्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि आपके सामने मैंने बना दिया है। The backbone of chain is made up of sugar and phosphate group। इसके जो हमारे पास ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी जो बैकबोन है, देखें हम इंसान है तो हमें भी जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए एक बैकबोन की जरूरत होती है। तो हर चीज की बैकबोन होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो डीएनए है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसकी भी बैकबोन होती है और वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? शुगर के मॉलिक्यूल से और फॉस्फेट के ग्रुप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है इसकी जो बैकबोन है, जो कि हम डिस्कस किया था हमने कि किन तीन चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर, आपका इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप और जो है नाइट्रोजनस बेसिस। The two chain are joined by nitrogenous, ये कैपिटल एन मैंने नाइट्रोजनस बेसिस का लिखा है। तो दो हमारे पास जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपस में क्या हुआ है? आपस में दो नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू जुड़े हुए हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लिक ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दो जो हमारे पास ये चेन्स हैं, दो जो हेलिक्स हैं हमारे पास, ये दोनों हेलिक्स आपस में ट्विस्ट हुए हुए होते हैं और जुड़े हुए किस तरीके से होते हैं कि इन दो बेसिस के थ्रू जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कहलाती है। इट इज द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसके पास हमारी जेनेटिक कोड होता है हमारी पूरी लाइफ का, यानी कि हमारे पास जितनी भी हमारी इनहेरिटेड हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हेरिडेटरी जो इंफॉर्मेशन है, वो तमाम की तमाम हमारे पास डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तमाम सेल कैसे होंगे, सेल कौन सा सेल, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये नर्व सेल है, ये न्यूरॉन है,
या किडनी की सेल अलग हैं, तमाम चीजें, तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास सेल के डीएनए के अंदर मौजूद होती है और ये जो है पेरेंट्स जो है अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर इसको डीकोड करते रहते हैं और इसको मुंतकिल करने का काम करते रहते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि किस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। दूसरी हमारे पास टाइप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है ये भी 5 कार्बन वाला ही इसके अंदर मौजूद होता है। इट इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, ये भी 5 कार्बन वाला ही हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल है, लेकिन नाम इसका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी 5 कार्बन वाला शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल हेलिक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डबल हेलिक्स था, जो डीएनए था हमारा वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है, इसके पास सिर्फ एक हेलिक्स मौजूद होता है। और अगर हम इसकी नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो थी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो एडेनिन भी सेम रहता है, ग्वानिन भी सेम रहता है, साइटोसिन भी सेम रहता है। थायमिन की जगह एक और नाइट्रोजनस बेस आ जाती है जिसको यूरेसिल कहा जाता है, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आरएनए इज इन द चार्ज ऑफ गाइडिंग प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए से ही बनता है हमारा आरएनए। मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, तो जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी प्रोटीन्स हैं उसको बनाने का जो फॉर्मूला, उसको बनाने का जो नुस्खा मौजूद होता है वो हमारे पास आरएनए के पास मौजूद होता है। और प्रोटीन बनाता है कौन? अब प्रोटीन बनाने के काम तो वैसे तो हमारी बॉडी के जो सेल है, सेल के राइबोसोम्स के पास होता है, लेकिन उस राइबोसोम को वो फॉर्मूला लाके देता है आरएनए। ठीक है, और आरएनए किससे बनता है? आरएनए बनता है हमारे डीएनए बनाता है, यानी कि प्रोटीन को कौन बनाता है? ये हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड का बाप कौन है? डीएनए हमारा उसका फादर है। तो हर बाप का एक बाप जैसा नहीं होता, तो इसी तरीके से हर चीज किसी न किसी चीज से एसोसिएटेड है। तो डीएनए बनाता है आरएनए और फिर आरएनए वो फॉर्मूला लेके जाता है किसके पास? राइबोसोम्स के पास, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस का काम होता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक में भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके आ चुके हैं। तो सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। आई होप कि आपको ये न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।